बुलेटिन का आगाज करें। इसराइल ने गजा के मुख्तलिफ मकामात पर तैयारों से हमले किए हैं, जिससे बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। फलस्तीनी हुकाम का कहना है एक ही रोज में मजीद 436 अफराद को शहीद किया गया, जिनमें 182 बच्चे शामिल हैं। अब शोहदा की तादाद 5200 से जायद और जख्मियों की तादाद 15000 से जायद हो चुकी है, जिसमें 2055 बच्चे और 1100 खवातीन शामिल हैं। 830 बच्चों समेत 1500 अफराद लापता हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी जारियत जारी रखी हुई है। मज़ीद 2 फ़लस्तीनियों को गोली मार दी गई, जिससे इस इलाके में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 95 हो गई है, जो पिछले 15 बरसों के दौरान मुख्तलिफ इसराइली हमलों में सबसे ज़्यादा है। इसराइली फ़ौज ने गजा में अलशाती कैंप पर रात को 3 मिसाइल दागे, जिससे बड़ी तादाद में लोग जाँ बहक हुए। साबरा और तिल अल हवा में भी कई मकामात को निशाना बनाया गया, जिसमें दर्जनों अमवात हुई हैं। मशरक़ी बैतुल मक़दस के सरहदी इलाके जबाया पर हमला किया गया, जहां कई घरों और इमारतों को तबाह किया गया। सिर्फ खान यूनिस के इलाके में बमबारी से 3 खानदानों के बच्चों और खवातीन समेत 23 अफराद शहीद किए गए, जबकि एक मकान के मलबे से मजीद 5 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं। अल फलूजा में रिहायशी इमारत पर बम गिराया गया, जिससे 17 अफराद शहीद हुए। दीर अल बलाह में अबूदान फैमिली के घर पर बम गिराया गया, जिससे 10 अफराद शहीद हुए हैं। बाद में इसी इलाके में एक खातून को गोली भी मारी गई। बैतुल अहया में अल दिरावी फैमिली के घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद हुए। नुसायरत कैंप में अल साहली टावर और फार्मेसी को निशाना बनाया गया, यहाँ भी 7 अफराद शहीद हुए। जबकि शेख रिजवान के इलाके में घर के करीब बम गिरने से फ़लस्तीनी सहाफ़ी मोहम्मद अम्माद जाँ बहक हो गए। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 20 हो चुकी है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी तंजीमों का कहना है कि जो रिपोर्टर्स अस्पतालों की कवरेज में मसरूफ़ हैं, बाज़ औक़ात वो लाशों की वीडियो बनाते हुए इसलिए सकते में आ जाते हैं कि ये लाशें इनके अपने घर वालों की होती हैं और उनकी शनाख्त के लिए वाहिद शख्स वो खुद होते हैं। इसराइली फ़ौज का लबनानी सरहद पर हमला, हिज़्बुल्लाह के 4 कारकुन शहीद। जनूबी लबनान पर मिसाइलों से भी हमले किए गए हैं। सरहदी कस्बा कफर कला और शिमाल में तलनहास के करीब अल हराज के इलाके निशाने बनाए गए। हिज़्बुल्लाह का दावा है कि उसने शीबा फॉर्म समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज के 5 ठिकानों पर गाइडेड मिसाइलों से हमले किए हैं। दीगर 2 हमलों में इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियाँ तबाह की गईं। इराक की जानिब से अमरीकी फ़ौजियों के खिलाफ कार्रवाई। शाम में अमरीकी फौजी अड्डों पर इराक से ड्रोन हमले भी किए गए। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों को रिहाई दे दी। दोनों खवातीन की उम्रें तकरीबन 80 बरस हैं। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम इससे पहले माँ बेटी को भी रिहाई दे चुकी है। अमरीकी सदर के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी गजा के अस्पताल पर हमले में इसराइल को क्लीन चिट दे दी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ कहते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को यकतरफ़ा हल करने की कोशिशें सूरत हाल को बिगाड़ सकती हैं। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। नॉर्वे की वज़ीर इंसाफ ने गजा में इसराइल के जंगी जराइम की मजम्मत करते हुए कहा कि गजा में जंगी जराइम की मुमकिना तहकीकात की जानी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि अमरीका सालिसों के जरिए ईरान को पैगाम भेज रहा है कि किसी तरह इसराइल जंग को खित्ते में फैलने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि इसराइली जंग का इंतज़ाम अमरीका संभाले हुए है, ताहम फ़लस्तीनी मज़ाहमत ही इसराइल से जंग का नतीजा तय करेगी। 7 अक्टूबर को हमास की इज़्ज़ुद्दीन अल क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल के खिलाफ तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन कैसे किया, बताएंगे मुबशिर हाशमी। सबसे पहले हम आपको आगाह करें इसके नक्शे के हवाले से। ये है इसराइल, ये है फ़लस्तीन, और अगर हम आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकें तो ये है वो गज़ा जो कि पिछले काफ़ी अरसे तकरीबन 16 दिन से बमबारी शदीद की जा रही है इसराइल की जानिब से गज़ा पर। ये है वो अफेक्टेड एरिया जहाँ पर मुसलसल इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है। ये है वो मिस्र की रफ़ा क्रॉसिंग जो कि गज़ा से कनेक्टेड है। यहाँ से इमदादी सामान आगे जा रहा है और अभी तक पनाह गुज़ीनों के मामले पर काफ़ी कन्फ्यूजन का भी शिकार रहे कि पनाह गुज़ीन गज़ा से आ सकते हैं मिस्र या नहीं। इसराइल के अगर बॉर्डर को हम समझाने की कोशिश करें तो एक बॉर्डर इसराइल का लगता है उर्दन के साथ, एक बॉर्डर लगता है मिस्र के साथ। मिस्र की ये रफ़ा क्रॉसिंग है और गज़ा ये
एरिया जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, जबकि ये इसराइल का दारुल हुकूमत तल अवीव, फ़लस्तीन, बैतुल मक़दस यहाँ पर, और एक जानिब यहाँ पर लबनान और इसराइल का जो सरहद है। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह को सूरज की पहली किरणों के साथ अल-क़स्साम ब्रिगेड के पैराग्लाइडर्स यहाँ पर इसराइल की जानिब उन्होंने पेशकदमी की, जिसमें उसके बाद हमने देखा कि मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर भी सवार रहे और अल-क़स्साम के छापामारों का दूसरा दस्ता मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और पैदल मार्च करते हुए इसराइल पर ज़मीनी हमला किया गया। और इससे पहले पैराग्लाइडर्स जो हैं अल-क़स्साम ब्रिगेड के, उन्होंने इसराइली फ़ज़ा में तारीख़ खामोशी को तोड़ते हुए गज़ा की सरहद अबूर करके यहाँ से इसराइल में दाखिल हुए। इस दौरान गज़ा के गिर्द तकरीबन 60 किलोमीटर लंबी इसराइली हिफाजती बाड़ का वजूद अमलन मादूम हो गया था। इस हम बाड़ का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो फिर इसराइल की जानिब से बमबारी का शदीद सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद हमने देखा कि उनके पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, इन्होंने पेशकदमी की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गैस आए ना आए, निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफा मंजूर कर लिया है। घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ बढ़ा दिया गया है। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए गए हैं। इतलाक 1 नवंबर से होगा। सनतों के लिए टैरिफ बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा है। सीमेंट सेक्टर गैस टैरिफ में 2900 रुपये फी MMBTU इजाफे से कंस्ट्रक्शन भी महंगी हो जाएगी। CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपये फी MMBTU बढ़ा दी गई है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला सामने आया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से अपसेट शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 283 रन का हदफ हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में अवलीन कामयाबी भी अपने नाम की। प्लेयर ऑफ द मैच इब्राहिम ज़िदरान ने 87 रन बनाए। रहमत शाह ने 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। रहमानुल्लाह की भी 50। मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। फातेह टीम के भी 4 पॉइंट्स हो गए हैं। चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने 56 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। 5वें ओवर में अब्दुल्ला शफीक ने छक्का लगाया, जो पाकिस्तान की जानिब से साल 2023 में पावर प्ले में पहला छक्का था। इमाम 17 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला ने 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 58 रन बनाए। रिजवान 8, सऊद शकील 25 रन बनाकर लौट गए। कप्तान ने 92 गेंदों पर 74 रन की इनिंग्स खेली। अब शादाब खान और इफ्तिखार अहमद ने रन की रफ्तार बढ़ाई। इफ्तिखार ने 4 छक्के लगाए और 2 चौके भी टिकाए। 27 गेंदों पर 40 रन बनाए। शादाब ने 38 गेंदों पर 40 रन किए। पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट पर 282 रन रहा। जवाब में अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबज और इब्राहिम ज़ादरान तारीख बदलने का अज़्म लिए मैदान में उतरे। दोनों ने किसी बॉलर को ना बख्शा। पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी उनका हाथ बटाया। दोनों ने 50 स्कोर की। पहली विकेट 130 रन के स्कोर पर गिरी। रहमानुल्लाह 53 गेंदों पर 65 रन बनाकर आउट हुए। अब रहमत शाह ने इब्राहिम के साथ रन बढ़ाए। स्कोर 190 हुआ तो इब्राहिम की 87 रन की शानदार इनिंग्स हसन अली ने तमाम की। लेकिन इसके बाद कप्तान हशमतुल्लाह और रहमत शाह ने कोई गलती ना की। 96 रन की नाकाबिल शिकस्त ताकत बनाई और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह दिला दी। अफगानिस्तान ने हदफ 1 ओवर पहले 2 विकेट पर पूरा कर दिया। अहमद शाह 77 और हशमतुल्लाह 48 रन के साथ नॉट आउट रहे। वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं। अफगानिस्तान के भी 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम का कहना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त से टीम को दुख हुआ है। बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं थी। बाबर आजम ने कहा कि फील्डिंग के दौरान खिलाड़ियों की सोच कहीं और होती है, मालूम नहीं क्या सोच रहे होते हैं। उन्होंने कहा जितने मैचेस बाकी हैं उन्हें जीतने की कोशिश करेंगे। ये बात दुरुस्त नहीं कि भारत से शिकस्त के बाद टीम मुसलसल दबाव में है। वो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर्ट हुआ एज अ टीम और जब बैटिंग थी और हमारा प्लान ये था कि 280 290 हमने टोटल करना है और उसके बाद जब हमने उस चीज़ को अचीव किया तो मेरे ख्याल से बॉलिंग और फील्डिंग में हम अप टू द मार्क नहीं थे। प्रेशर नहीं डाला, प्रेशर उन पे आया नहीं क्योंकि जब आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी 3-4 ओवर करते हैं तो प्रेशर दूसरी टीम पे आता है। हम कोशिश करेंगे कि एंड तक जो हमारी बेस्ट क्रिकेट होगी वो खेलें और अभी काफ़ी मैचेस हैं। हम कोशिश करेंगे अगर जितने भी मैचेस हैं उसको जीतने की कोशिश करें और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको
ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट मेरी एबिलिटी है बैटिंग में उसको मैं अपना 100% दूँ और वो मैं करता आया हूँ। फील्डिंग टाइम मैं कप्तानी सोचता हूँ और बैटिंग के टाइम मैं सिर्फ बैटिंग का सोचता हूँ। फील्डिंग में देखें, फील्डिंग जब भी आप करते हैं वो सिर्फ एटीट्यूड से होती है और एटीट्यूड मुझे नज़र नहीं आ रहा टीम से, क्योंकि वहाँ पे आपको एफर्ट चाहिए होती है, आपको एक्स्ट्रा फिट होना पड़ता है और फोकस ऑन बॉल पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और सोचों में रहें और जब बॉल आता है तो क्योंकि एज अ फील्डर आपको वहाँ पे प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। हर्ट होगी हमें, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको उस पर बात करें उसको, लेकिन इंडियन जो हमने अच्छा नहीं किया उस पर भी बात होगी कि हमने आगे कैसे करना है, क्योंकि हर मैच एक डिफरेंट टीम के साथ है, डिफरेंट उनके साथ प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा, डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव वाइब टीम में लाएं। चेन्नई में शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तान की शिकस्त पर अफसोस का इजहार किया। किसी ने कहा बैटिंग नहीं चली तो किसी ने खिलाड़ी का नाम लेकर तनकीद की। बाबर को देखने आता, फिर बाबर की तरफ से कोई भी गलती नहीं, उसका फील्डिंग बहुत ही मिस फील्डिंग हुआ है। दिल टूट गया, नो वर्ड्स, आई कांट। पूरा पाकिस्तान ही गलत कर गया, ऐसा फील हुआ आज। आपकी जो बॉलिंग है एक नंबर वर्ल्ड क्लास थी। आफ्टर एशिया कप जब आप इंडिया के साथ हारे उसके बाद आपकी बॉलिंग बिल्कुल जीरो रह गई। पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा है और आगे जाके भी अच्छा नहीं करेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड में उनके पास स्पिनर नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, जीतने वाला मैच हार दिया। इमाम सिर्फ कमर पे हाथ रख के खड़ा है, वो सिर्फ 25 प्लेयर की लायक है। वो आगे बढ़ें। 30% पाकिस्तानी मुल्की मौशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद रखते हैं, जबकि 22% ने PTI चेयरमैन पर एतमाद किया। गैलप पाकिस्तान ने स्नैप पोल जारी कर दिया। सर्वे में नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर तकरीर भी 34% पाकिस्तानियों ने सुनने का कहा, जबकि तकरीर को 80% ने पसंद किया। सर्वे में मजीद क्या है, रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को फरोग मिला और अवामी राय में बेहतरी नजर आई। इस बात का पता गैलप पाकिस्तान के स्नैप पोल से चला, जो नवाज शरीफ की तकरीर के बाद 22 अक्टूबर को किया गया। सर्वे में मुल्क के 100 से ज्यादा अजला के 1000 अफराद ने हिस्सा लिया। 30% पाकिस्तानियों ने मुआशी हालात में बेहतरी के लिए नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ पर एतमाद किया। अलबत्ता 22% ने PTI चेयरमैन से उम्मीद लगाई। 4% ने बिलावल भुट्टो जरदारी, 1% ने आसिफ अली जरदारी, जबकि 1% से कम ने सिराजुल हक, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के आने से मुआशी हालात में बेहतरी की उम्मीद की। 5% ने दीगर नाम लिए। अलबत्ता 30% पाकिस्तानी मायूस नजर आए और कहा कि पाकिस्तान का माशी बहरान कोई हल नहीं कर सकता। सर्वे में 50% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ के वतन वापसी को मुल्क के लिए बेहतर करार दिया। 18% ने राय दी कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने से कोई फर्क नहीं आएगा। अलबत्ता 14% ने कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से आम आदमी के हालात में कोई बेहतरी नजर नहीं आएगी, जबकि 18% ने इस बारे में कोई राय देने से गुरेज किया। सर्वे में 75% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के बारे में जानने का कहा। अलबत्ता 24% इससे ला इल्म नजर आए और कुछ ना जानने का बताया। 34% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान पर की गई तकरीर सुनने का भी कहा। अलबत्ता 65% ने बताया कि उन्होंने नून लीग के कायद की तकरीर नहीं सुनी। जिन अफराद ने तकरीर सुनी उनमें से 80% ने तकरीर को पसंद किया। अलबत्ता 12% ने नापसंदीदगी का इजहार किया। 7% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना तकरीर को अच्छा कहा ना बुरा कहा। 1% ने इस पर कोई राय देने से गुरेज किया। स्नैप पोल में 51% पाकिस्तानियों ने उम्मीद की कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से नून लीग को आइंदा आम इंतखाबात जीतने में मदद मिलेगी। अलबत्ता 12% ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जबकि 14% ने भी नवाज शरीफ की वतन वापसी से इंतखाबी नताइज पर कोई फर्क न आने का कहा। 23% ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में 70% पाकिस्तानी मुफाहमत के बयानिए के हामी दिखाई दिए और नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि मुल्क की तरक्की के लिए चेयरमैन PTI समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम किया जाए। 19% ने इससे इनकार किया, जबकि 11% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। 38% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को डील का नतीजा करार दिया। अलबत्ता 27% ने इससे इनकार किया और डील के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। 34% ने राय दी कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। 1% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।
ईंधन की किल्लत के बायस कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासर है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। आज भी मुल्क भर में 16 परवाजें मनसूख कर दी गईं। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक PIA की आज मुल्क भर में 16 परवाजें ईंधन की अदम फरहमी के बायस मनसूख की गईं। ज़राए के मुताबिक दम्माम, लाहौर, दुबई, तुर्बत, इस्लामाबाद, मुल्तान और सक्खर से कराची आने वाली परवाज़ मनसूख कर दी गई, जबकि कराची से तुर्बत, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और सक्खर जाने वाली परवाज़ें भी मनसूख की गई हैं। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ PIA ने PSO को फ्यूल के लिए 10 करोड़ 90 लाख रुपए की अदायगी की है। PSO ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन को PSO ने 18 परवाज़ों के लिए ईंधन फराहम किया था। मुल्तान में स्मॉग के खतरे के पेश नज़र धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और इसके गिरदो नवाब में स्मोक के तदारुक के लिए धुआं छोड़ने वाली ईंटों के भट्टे, फैक्ट्रियाँ और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल महकमा माहौलियात डॉक्टर ज़फ़र इकबाल के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले ईंटों के वो भट्टे जो फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बन रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 से ज़ायद ईंटों के भट्टों को सील करके उन्हें 40 लाख रुपये से ज़ायद की रकम जुर्माना की गई है। जस्टिस स्टेट में भी धुआं छोड़ने वाली 4 से ज़ायद फैक्ट्रियों को सील किया गया है। इस वक्त धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और जो काश्तकार उसको काटने के बाद जो फसल की बाकियात है उनको आग लगा देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तरह शहर में जो धुआं छोड़ने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम हारना माना है में हुए वर्ल्ड कप पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे बुरा दिन था। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का कहना था कि विकेट 200 वाली नहीं 300 वाली थी। हमने दिमाग में वही बिठाया था कि ये चेन्नई है, यहाँ पे 270 करके टीमें मैच जीत सकती हैं, लेकिन ये वो विकेट नहीं था। जब आपको पता चल गया ना टर्न हो रहा है, ना बॉल लो रह रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, अच्छा बल्ले पे आ रहा, आप क्यों नहीं गए 300 प्लस के लिए? पहले तो सवाल ये कि आपने एक ऑन किया ना डिसीजन, उसको फिर पूरा भी करो। वो विकेट 270 वाला नहीं था, आई बिलीव दैट, वो 300 प्लस वाला विकेट था। ऐसी कौन सी बॉम्बारी हो रही थी, जो कौन से बाउंसर्स या कौन सी टर्न हो रही थी कि जिसमें आपको बाउंड्री मारना नहीं आ रही। मैं एज अ बॉलर यार, जब 5 फील्डर सर्कल में होते हैं ना, तो हम डर रहे होते हैं कि यार हल्का सा भी लूज हुआ ना चौका हो जाएगा, क्योंकि 5 फील्डर अंदर हैं यार, तब भी आपसे बाउंड्री नहीं लगी, आपने सारा मोमेंटम उनको दे दिया। दुख हुआ सबको। और पॉइंट ये है कि जब अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे तो वो अग्रेसिव खेल रहे थे, यूं ही बाबर बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने अपनी शॉट्स रोक ली। इसका मतलब है कि उनको गाइडेंस मिल रही थी कि शॉट नहीं मारनी, और वो हाफ शॉटेड मार रहे थे, कभी मारना चाहते थे, कभी रोक लेते, बैट को रोक लेते। जो स्वीप पे लेग भी 4 भी हुए हैं, तो वो आउट वाला बॉल नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे अब्दुल्ला शफीक को खेलने ही नहीं आता। इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती, बिल्कुल पैनिक होकर खेले हैं। और ये पाकिस्तान की टीम का इस तरह बुरा हाल कभी नहीं हुआ। अफगानिस्तान हमारे ऊपर चढ़ेगा और हमने उनको मौका दे दिया। हम बॉलर्स ने आपको पिछले 40 साल से जिता के दे रहे हैं, आप 280 लगा रहे हैं इस विकेट पे, जिस विकेट पे जो पार स्कोर, जो एवरेज स्कोर पार स्कोर था ना 310 320 था इस विकेट पे, ठीक है। और आप एक उस नेशन के खिलाफ खेल रहे हैं जो आपसे बहुत नीचे है, और आप क्रिकेट में बहुत नीचे है, और आपने उस नेशन ने आपको 96 ओवर डोमिनेट किया है जी। दैट इज अलार्मिंग। सर मैं आपकी तरफ बहुत ही गुस्से में हूँ। आओ इधर आओ, गले लगेंगे, आओ इधर आओ, भाग के आओ, आओ इधर भाग के आओ, आओ आओ। हाय हाय, इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो तुम? कपड़े ही पहन के आ गए तुम। चले लो यार। नहीं बुरी सवाल, ऑडियंस की तरफ पीट नहीं करो, उनको देखो। हाँ, आप सवाल पूछो। जैसे आपने कहा कि जब बाबर खेलने आते हैं ना, तो मैं और मेरे दोस्त चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आउट हो जाए, ताकि ये आउट होगा तो आगे वाले जो आएंगे ना प्लेयर, वो कम से कम हिटिंग तो करेंगे ना। वो नहीं करते, वो तो सीखता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ ग्राउंड में कुछ अनोखी हरकत हो गई हो? हाँ, वो न्यूजीलैंड में हुआ था, टेस्ट मैच खेल रहे थे हम, तो बस आपस में नहीं बताएं, हमें बताएं। खातून आ गई थी? हाँ, ग्राउंड में आ गई थी। हाँ, यूसुफ भाई स्लिप पे खड़े थे, तो पास से गुजरी थे, यूसुफ भाई कहते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगली बॉल पे सीधा कैच आया स्लिप में, दानिश भाई बॉलिंग कर रहे थे, यूसुफ भाई ने छोड़ दिया और देखते रहे अस्तगफिरुल्लाह। मैं एक्चुअली जा रहा था, तो अब यही होंगे या कोई होंगे, काफी बार चलान हुआ। तो बाबर का भी हुआ है अभी? नहीं, मुझे जल्दी थी, मैंने आना था यहाँ पे, उसने मुझे रोका, मैंने कहा यार जल्दी है।
भाई चलान कटेगा। मैंने कहा जल्दी काटो, मैंने जल्दी जाना है। मैंने कहा नहीं, सेल्फी भी होगी। तो जितनी तेज में आया उतनी तेज में। कराची यूनिवर्सिटी थिएटर और ड्रामा सोसाइटी और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में थिएटर का मुकाबला हुआ, जिसमें सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि दीगर शहरों के जामियात के ग्रुप्स ने भी हिस्सा लिया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकास आलम अंगारिया। भूत प्रेत, नेकी बदी के किरदारों में छुपे पैगाम, दुनिया के खात्मे पर मबनी खेल, ये सब कुछ हुआ उर्दू थिएटर में। आर्ट्स काउंसिल कराची में कराची यूनिवर्सिटी थिएटर ड्रामा सोसाइटी और जियो न्यूज़ के इश्तराक से ड्रा नाटक थिएटर मुकाबले में नौजवानों ने अदाकारी के जौहर दिखाए। जितनी भी कराची में यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आएँ और थिएटर को प्रमोट करें। एक हेल्दी कंपटीशन हो और लोगों को आसानी हो कि वो थिएटर को पॉजिटिव इमेज पहुँचा सकें। स्पेशली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा हमारा मकसद ये था कि उनमें ज़्यादा रुझान भरें। तलबा ने कहा कि किरदारों में ढलकर हकीकत का नक्शा खींचने की कोशिश की है। एक आइडिया था मेरे माइंड में रिगार्डिंग द होल थिंग विद नॉट ऑल मैन एंड एवरीथिंग, तो वहाँ से इवॉल्व होती गई थी। द प्लॉट वाज इन माय माइंड फर्स्ट। जो रिस्पॉन्स हमें मिला रन टाइम पे उसी वक्त ऑडियंस से कि हमें पता था कि इट्स गोना डू वेल, लेकिन हमें ये नहीं लगा था कि हमें इतनी जल्दी फॉरन रैपिड रिस्पॉन्सेज ऐसे मिलेंगे। तलबा ने मौसीकी में दिलों के तार भी छेड़े। सबसे ज्यादा अवार्ड इस्लामाबाद से आए ग्रुप मस्ताना के फनकार हम्माद जुल्फिकार के नाम रहे। जो इंस्पिरेशन है ना वो मैजिकल रियलिज्म है, और हम एपोक्लिप्स पे हम लोग कुछ टाइम से रिसर्च कर रहे थे, और हमने ये इमेजिन किया था कि अगर एपोक्लिप्स कुछ देर के लिए दुनिया में आ जाता है तो क्या होगा, कुछ लम्हों के लिए। और उसका जो मेन थीम था वो ये था कि वो एपोक्लिप्स अगर आपकी थिंकिंग स्टाइल से ड्राइव हो, यानी कि उसकी जो मेजरमेंट है कि आप जितना सोच रहे हो वो उतना ऊपर जा रहा है, और इस तरह क्योस जो है वो किस तरह बिल्ड हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर था, यानी कि एपोक्लिप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर था। तो ये था, उसकी इंस्पिरेशन ये थी। थिएटर इवेंट में नौजवान फनकारों की सीनियर आर्टिस्टों ने भी हौसला अफजाई की। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन और शेर ज़मीर के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़ कराची।